नमस्ते दोस्तों। परेश कमरे में बुरी तरह चहलकदमी कर रहा है। हालांकि वो अपने फर्ज से डिगना नहीं चाहता। वो जिस काम के लिए कोसानी आया है वो चाहता है उस काम को जिम्मेदारी से पूरा करे और दिल से उसमें शामिल हो। लेकिन पता नहीं कौन सी खटास है जो उसे वो काम करने से रोक रही है। वो आज रीमा से कुछ कटा कटा सा है। वो सोच रहा है कि कैसे रीमा को वो उस जगह ले जा पाएगा, क्या होगा वहां जाके, कितना अपमानित महसूस करेगा वो। परेश के अंदर एक द्वंद्व सा चल रहा है जिसको वो किसी को बता नहीं सकता। परेश अभी ये सब सोच ही रहा है कि उसके फ़ोन पे एक नंबर फ्लैश होता है। परेश देखता है कि कुशाग्र का फ़ोन है। वो उसका फ़ोन रिसीव करता है। कुशाग्र पूछता है कि सब कुछ ठीक है और उनका नदी पे जाने का क्या प्लान है। लेकिन परेश तो पहले से बुझा बुझा है। वो सारी बात कुशाग्र को बताता है जो उसके दिल में था। उसने कहा, कुशाग्र आज पता नहीं क्या बात है कि मैं आज अपने फ़र्ज से दूर हट रहा हूँ। मैं शायद उसे पूरा नहीं कर पाऊँगा। मेरे अंदर एक जलन की भावना आ रही है। मैं नहीं देख पाऊँगा रीमा को किसी और की प्यार की दुहाई देते हुए, किसी और को पुकारते मैं नहीं देख पाऊँगा। वो जब भी किसी बैजू का नाम पुकारती है तो पता नहीं मेरे दिल में एक दर्द की लहर उठती है। मैं कब से इन प्रेम विरेम के चक्करों में फंस गया मुझे भी नहीं पता। कुशाग्र को बहुत गुस्सा आता है। वो परेश से सवाल करता है कि आखिर तुम कोसानी गए ही क्यों हो? किस लिए गए हो तुम कोसानी? तुम अपने उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और कम से कम मैं तो तुम्हें ऐसा नहीं सोचता हूं कि तुम ऐसा करोगे। परेश, तुम ऐसे तो नहीं हो ना। तुमने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखा है, लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया? तुम कभी फर्ज से पीछे नहीं हटते थे। परेश ने कहा, मैं भी नहीं जानता कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है। कुशाग्र ने कहा, क्या जवाब दोगे तुम लौट के कि क्यों गए थे तुम कोसानी? तुम रीमा के अपराधी ना बन जाओगे? कैसे ठीक करोगे उसको? ये मानसिक रोग कहीं रीमा की जान ना ले ले। और तुम क्या रीमा की बर्बादी का कारण बनना चाहोगे? सारी चीजें कितना विकराल रूप ले लेंगी ये तुम भी नहीं समझ रहे हो। परेश समझने लगा कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है और उसको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। काफ़ी देर तक कुशाग्र और परेश आपस में यही बातचीत करते हैं। परेश को अपनी गलती का एहसास होता है। उसको लगता है कि जिस जलन के रास्ते पर वो जा रहा है वो जलन सब कुछ जलाकर खाक कर देगी। वो कुशाग्र से माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि वो अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेगा और वो मन ही मन अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए रीमा के करीब जाता है। हौले हौले वो रीमा के बालों को सहला रहा है। रीमा भी परेश का प्यार पाकर बहुत खुश है। वो भी जैसे उसके आगोश में सिमटती चली गई और परेश के सीने से लगकर उसके सीने के बालों से खेलने लगी। संवेदनाएं अपने चरम पर हैं, जैसे वो कुछ पाना चाहती हो। रीमा दिल खोलकर प्यार लुटा रही थी कि अचानक एक बांसुरी की धुन उसके कानों में बजती है।
रीमा हड़बड़ाकर उठती है और गाउन की बेल्ट लगाते हुए बालकनी की तरफ दौड़ती है। परेश पीछे से पूछता है, क्या हुआ रीमा? वो कहती है कि देखो, कोई बांसुरी बजा रहा है। लेकिन परेश को बांसुरी का एक भी सुर सुनाई नहीं पड़ा। लेकिन परेश ने रीमा को बालकनी में जाने दिया। इतनी देर में रीमा के फ़ोन पर घंटी आती है। पहले तो परेश ने उस घंटी को आने दिया, फिर जब काफ़ी देर हो गई तो उसने फ़ोन उठाया तो फ़ोन दिव्या का था। दिव्या उधर से गुस्से में तमतमा रही थी। उसने कहा, जब से तुम लोग गए हो तुम लोगों ने मुझसे एक बार भी बात नहीं की है। मैंने तुम्हें 8 बार फ़ोन किया लेकिन तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा परेश। परेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसका फ़ोन साइलेंट मोड पे पड़ा हुआ था। उसने दिव्या से माफ़ी मांगी। परेश ने दिव्या से वही बात कही कि न जाने क्यों आज वो अपने फ़र्ज से मुकर रहा था। वो अपने रास्ते से भटक रहा था। ये रास्ता बहुत कठिन है जिस पर चलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन डॉक्टर कुशाग्र ने उसको रास्ता दिखाया। सुनकर दिव्या आग बबूला हो गई। उसने कहा, अगर मेरी रीमा को जरा सा भी कुछ हो गया परेश तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तो परेश ने कहा, अच्छा, खून पी जाओगी तब तो तुम राक्षसी बन जाओगी? बोली, हाँ, मैं अपनी मित्र के लिए, अपनी सहेली के लिए राक्षसी भी बन सकती हूँ। परेश ने मजाक में कहा कि मैंने सुना तो था कि राक्षसी बहुत सुंदर वेश में आती हैं, जैसे सूर्पणखा लक्ष्मण को रिझाने के लिए आई थी। दिव्या उसकी इस बात पे ठठाकर हंस पड़ती है और कहती है कि नहीं परेश, तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम्हें रिझाने के लिए मैं राक्षसी बन के तुम्हारा खून पीऊँगी। जवाब में परेश भी ठठाके हंस पड़ता है। दोनों की छेड़ाखानी के माहौल में थोड़ा माहौल सामान्य बनता है। वो देखता है कि दिव्या की कोई आहट नहीं हो रही बालकनी में। वो फ़ोन रखता है और रीमा को खोजने के लिए बालकनी में दौड़ता है। वो देखता है कि रीमा वहाँ पर नहीं है। वो चिंतित हो उठता है। वो सोफे पे, बेड के नीचे, बाथरूम में, कमरे के कोने कोने में रीमा को ढूंढता है, लेकिन रीमा कहीं नहीं है। उसने रीमा को कमरे से बाहर जाते भी नहीं देखा। परेश बुरी तरह डर गया। उसने बालकनी से नीचे झांका, लेकिन कहीं रीमा का नामो निशान नहीं है। परेश बुरी तरह घबरा गया। उसने उस घबराहट में सबसे पहले गणेश दादा को फ़ोन किया। उसने कहा, सारी बात बताई। गणेश ने कहा, परेश बाबू आप चिंतित ना हो, हम फौरन रिजॉर्ट पहुंचते हैं। गणेश दादा शंकर को साथ लेके तुरंत रिजॉर्ट पहुंच गए। रिजॉर्ट के रिसेप्शन पे भी फ़ोन हुआ था। उन लोगों में ने चारों तरफ अपने आदमी दौड़ा दिए थे, लेकिन रीमा का कहीं नामो निशान नहीं था। गणेश, शंकर और परेश और रिजॉर्ट के 1-2 लोग जीप से रीमा को ढूंढने अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। तभी उन्होंने देखा कि एक चिड़िया उड़ती हुई आई और गणेश दादा के कंधे पर आकर बैठ गई। गणेश शांत खड़ा हो गया। वो नहीं चाहता था कि वो चिड़िया उसके हिलने से उड़ जाए और डर जाए। चिड़िया बार बार गणेश के कंधे पर आकर बैठती और उड़कर एक पेड़ पे जाके बैठ जाती, जैसे वो उन्हें आगे जाने के लिए एक रास्ता बता रही हो। वो लोग उसके आशय को समझ गए और उन्होंने जीप को छोड़कर पैदल ही जाना उचित समझा। वो पैदल ही उस चिड़िया के बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ने लगे। चिड़िया बार बार गणेश के कंधे पर बैठती और थोड़ी दूर जाके एक पेड़ पर या कहीं बैठ जाती। वो लोग उसी दिशा में आगे बढ़ते रहे।
आगे जाकर उन्होंने देखा एक पेड़ की ठूंठ पर रीमा बेहोश पड़ी है। सारे के सारे घबरा गए। परेश बुरी तरह घबरा गया। सबने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। रीमा को 10 मिनट में होश आ गया, लेकिन परेश इन सब बातों से अनजान था। गणेश पहले भी देख चुका था कि रीमा बेटिया को पहले भी 2-3 बार ऐसा हुआ है, इसलिए वो थोड़ा सा सामान्य था। उन सब ने उठाकर रीमा को सहारा देके खड़ा किया। पड़ोस में ही जीप खड़ी थी, वहाँ रीमा को ले जाकर बैठाया तो रीमा होश में आते ही कहने लगी कि ये कहाँ आ गई हूँ मैं, आप लोग मुझे ये कहाँ लेकर आए हो। यानी कि वो खुद से वहाँ आना और बेहोश होना सब भूल चुकी थी। परेश ने कहा कि हम लोग यहाँ पर घूमने आए थे और देखो अब वापस जा रहे हैं। रीमा बोली, मुझे तो यहाँ कुछ भी याद नहीं है। परेश मुस्कुरा दिया और उसे गले से लगा लिया। उसने कहा, चलो अभी रिजॉर्ट चलते हैं, उसके बाद फिर आएंगे दोपहर में घूमने, लंच कर लो फिर आते हैं। रीमा इस बात से तैयार हो गई। उसने कहा, ठीक है, मुझे भी ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खा पी कर फिर हम आते हैं। सारे लोग यही विचार विमर्श करने लगे कि अब आगे क्या किया जाए। परेश ने अडिग होकर अपना फैसला सुना दिया। लंच के बाद आज दोपहर में ही हम नदी के किनारे जाएंगे। अब मैं इस बात को और ज़्यादा नहीं टाल सकता, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हमें मंजिल तक पहुंचना है। मैं रीमा को इस हालत में और नहीं देख सकता। सबने तय किया, लंच का ऑर्डर दिया कि लंच में क्या खाया जाएगा। रीमा ने आलू के स्टफ पराठे, दही और बटर ऑर्डर किया। तब तक के लिए परेश जब तक खाना नहीं आता वो रीमा से प्यार भरी बातें करने लगा। बस कुछ ही पल बाकी थे उनके नदी पर जाने में और रीमा की सारे भेद खुलने में। आज सारे राज से पर्दा उठने वाला था। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्ते दोस्तों, हम लोग कहानी के अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। कल मैं आपके सामने कहानी का अंतिम भाग लेकर आऊंगी। आप लोग को कहानी अच्छी लग रही हो और आपके दिल के किसी कोने को छू रही हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। दोस्तों, कल तक के लिए विदा। कल शाम 5 बजे हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए विराम।